अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करेंगे CS 501 का लेक्चर नंबर 24। होप्स हो कि आपको लेक्चर नंबर 23 समझ आया होगा। लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करते हैं, डिज़ाइनिंग पैरेलल इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट। ये बहुत ही ईजी सा लेक्चर है, इसमें हम इनपुट और आउटपुट पोर्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि हम जो कंप्यूटर बस होती है उसको आईओ डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए आईओ पोर्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर बस को हम कनेक्ट करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जैसे प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। इन सारी डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम आईओ पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, इनके इनपुट आउटपुट पोर्ट। ठीक है, इन इनपुट आउटपुट पोर्ट को हम कंप्यूटर बस से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम सिस्टम बस भी कहते हैं, या फिर इसको हम एक इंटरमीडिएट बस, इनके एक दरमियानी बस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको एक्सपेंशन बस भी कहते हैं और पेरिफेरल बस भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है, MCQs के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो ये वाला टॉपिक MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQs आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे देखिए, आफ्टर सम टाइम CPU जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स जो है उसके एक्टिवेट होते हैं आईओ के साथ, इनपुट आउटपुट के साथ, जो रीड भी करते हैं, राइट भी करते हैं, फिर आगे रीड राइट के साइकिल्स होते हैं। वो सारी चीज़ें जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ी थी कि डिफरेंट तरह के कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो CPU एक्टिवेट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और MCQ है आपका, द करंट एंड द वोल्टेज रिक्वायरमेंट ऑफ द आईओ पोर्ट मस्ट बी मैच विद द वोल्टेज ऑफ करंट स्पेसिफिकेशन ऑफ द CPU। यानी कि जो करंट और वोल्टेज है जिसकी रिक्वायरमेंट्स आईओ पोर्ट की हैं, वो जो है वो CPU की जो स्पेसिफिकेशन है उससे मैच करनी चाहिए। ये MCQs पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमारे पास है कि दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आईओ पोर्ट के, पहला है एड्रेस डिकोडिंग और दूसरा है डाटा आइसोलेशन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि दो इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन से हैं आईओ पोर्ट के। पहला जो फंक्शन है वो एड्रेस डिकोडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी आईओ पोर्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट आपके माइंड में आना चाहिए जब हम आईओ की बात करें। तो जितनी भी आईओ पोर्ट्स हैं उनके अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, आपने याद रखना है कि उनके अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसका एक अपना एड्रेस होता है, और किसी भी जो पोर्ट हो दूसरी पोर्ट का एड्रेस उस जैसा नहीं हो सकता, सेम एड्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, यूनिक का मतलब यही है कि सब पोर्ट का जो एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उन दोनों का जितनी भी पोर्ट्स होंगी, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबके एक डिफरेंट एड्रेस उनको असाइन किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एड्रेस डिकोडर भी होता है आईओ पोर्ट को, जो जनरेट करता है डिफरेंट तरह के आउटपुट। तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में, एड्रेस डिकोडिंग के बारे में, कि इसके अंदर क्या होता है कि आईओ पोर्ट के पास डिफरेंट तरह के यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं और उनके अंदर डिफरेंट एड्रेस होते हैं जो दूसरे दोनों पोर्ट से कभी भी मैच नहीं करते। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एड्रेस डिकोडर की एक ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाई है, वो आप देखिए, एड्रेस डिकोडर है यहाँ पर, इसके अंदर N एड्रेस लाइंस आ रही हैं और R कंट्रोल लाइंस आ रही है। आपने याद रखना है N कंट्रोल एड्रेस लाइन और R कंट्रोल लाइंस आ रही हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास FD आउटपुट आ रहा है, ये हमारे पास इनपुट है, यहाँ से आता है और यहाँ से हमारा आउटपुट जो है वो आता है। यहाँ पर इन्होंने आपको आगे बताया हुआ है कि N+R इनपुट होते हैं और फिर हमारे पास जो सिग्नल है वो आउटपुट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों इनपुट हैं और ये आउटपुट आपको मिल रहा है। N अब क्या है, द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन इनटू द डिकोडर, एंड R क्या है, नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन। इसके बाद FD क्या है, FD आउटपुट है। ये आउटपुट FD तब एक्टिवेट होगा जब उसकी करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है वो N एड्रेस और R एड्रेस प्रेजेंट होंगे। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे N एड्रेस लाइन्स है, N का आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस लाइन्स की बात हो रही है और R पे कंट्रोल लाइन्स की बात हो रही है। जब ये दोनों मौजूद होंगे तभी तो FD आएगा ना। यहाँ पे इनपुट है, जब इनपुट होगा तो आउटपुट आएगा। तो जब N एड्रेस और R कंट्रोल लाइन दोनों हमारे पास आउटपुट इनपुट होगा तभी हमारा FD आउटपुट आएगा। ठीक है, ये आपने एड्रेस डिकोडर के बारे में याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको सजेशंस दी हुई हैं एड्रेस डिकोडर की, 5 सजेशंस हैं, उनको भी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए, एड्रेस डिकोडर को बिग एंड गेट की तरह आप थिंक करें। उसके बाद यहाँ पर सेट की फुल फॉर्म दी हुई है, ये भी बहुत पेपर में इंपॉर्टेंट है, आपको आती है। स्केलेटन एड्रेस डिकोडर भी कहते हैं इसको, शॉर्ट में हम सेट बोलते हैं। अब जो सेट का आउटपुट होता है वो तब एक्टिवेट होता है जब करेक्ट एड्रेस प्रेजेंट हो। ठीक है, आपके सिस्टम एड्रेस बस पे करेंट जो एड्रेस है जो उसका वो करेक्ट होना चाहिए। जब उसके ऊपर करेक्ट एड्रेस होगा तब सेट का आउटपुट आएगा। ये पहला पॉइंट है, आपने याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एड्रेस होता है एड्रेस पोर्ट पे, वो हमेशा जो है वो बाइनरी में डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि 0-1 वाली फॉर्म में। तीसरी जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इसमें जितने भी रेलिवेंट कंट्रोल सिग्नल होते हैं ना सिस्टम के लिए, उन सारों को जो है वो लिस्ट कर लिया जाता है जो पोर्ट के साथ अटैच होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द पोर्ट वैल्यू ऑफ द सिग्नल इज़ 0, अगर 0 है तो क्या होगा, वो इन्वर्टेड होगी बिफोर अप्लाइंग टू द सेट। ये अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 0 पे कैसे इन्वर्ट होता है। ठीक है, अदरवाइज जो है वो सेट डायरेक्टली उसमें फेड हो जाता है। तो अगर सिग्नल जो है वो 0 है तब वो इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, वो अभी हम एक एग्जांपल में देखेंगे। चौथा पॉइंट इसके अंदर ये है कि आपने जो
एड्रेस डिकोडर है आपका, आउटपुट शुड बी एक्टिव हाई और लो। या तो उसका एड्रेस जो है वो एक्टिव हाई होगा या फिर एड्रेस एक्टिव लो होगा। उसके बाद ये डिपेंड किस पे करता है कि एड्रेस एक्टिव हाई होगा या लो होगा, ये आपके बफर पे डिपेंड करता है। यह बात आपने याद रखनी है। चौथा पॉइंट जिसके अंदर ये है कि वंस द लॉजिक ऑफ द एड्रेस डिकोडर इज एस्टेब्लिश, जब आपका एड्रेस डिकोडर का लॉजिक स्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद हम सेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे हम सेट की एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट था हमारे पास डाटा आइसोलेशन का था, इसको हम कैप्चरिंग भी कहते हैं। अब ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि इनपुट जो पोर्ट्स हैं जो हमारे डाटा में आ रही हैं उनको डाटा बस के अंदर हमने रखना है, तभी जब आयो रीड बस साइकिल जो है वो होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर इनपुट पोर्ट द इनकमिंग डाटा शुड बी प्लेस्ड ऑन द डाटा बस ओनली ड्यूरिंग द आयो रीड बस साइकिल। ये आपने याद रखना है कि जब तक आयो रीड साइकिल नहीं होता, रीड, ठीक है, अक्सर आपको कन्फ्यूज़ करते हैं राइट साइकिल से भी, तो रीड साइकिल जब होगा तभी जो है वो डाटा उसके अंदर प्लेस करेंगे। जबकि एट ऑल ऑफ द टाइम दिस डाटा शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डाटा बस। आइसोलेटेड का मतलब होता है लाइक हाइड कर देना। ठीक है, अगर तो आयो बस में रीड का ऑपरेशन नहीं हो रहा होगा तो उस डाटा को हाइड कर दिया जाएगा, इसको हम डाटा आइसोलेशन कहते हैं। अदरवाइज विल बी कास्ट बस कनेक्शन, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बस कंटेंशन हो जाएगी। उसके अलावा ट्राई बफर को इस्तेमाल करते हैं। बफर आपको मैंने पहले बताया था कि कैसा टेम्परेरी स्टोरेज होता है जिसमें हम टेम्परेरी तौर पर कुछ चीज़ को स्टोर करते हैं। और ट्राई स्टेट का मतलब है कि उसके अंदर 3 तरह की स्टेट्स होंगी। और यहाँ पर देखें, अगर तो वो एक्टिव लो होगा तो आउटपुट बिग एंड गेट होगा और फिर उसके बाद सैड जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा। ये भी आपने याद रखना है कि जब उसका आउटपुट एक्टिव लो होगा तो जो उसका आउटपुट है वो बिग एंड गेट होगा और सैड इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब एग्जांपल देखते हैं। हमने एक 16 बिट पैरेलल आउटपुट पोर्ट को डिज़ाइन करना है जिसका एड्रेस DEH होगा ऑफ द IO स्पेस ऑफ द फैल्कन A CPU। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्जेक्टिव लॉन्ग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट में क्वेश्चन भी इस तरह का अक्सर आ जाता है पेपर में, तो इस वाले एग्जांपल को आपने अच्छे से करना है। बहुत ईजी सी है। DEH हमारे पास दिया हुआ, सबसे पहले तो इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पे आपको बताया हुआ 16 पैरेलल बिट्स है तो हमने हाफ 8 बिट यूज़ करने हैं। और वही वाली हमारी एग्जांपल जो हमने पीछे देखी थी, हमारे पास एड्रेस लाइन होंगी और कंट्रोल लाइन्स होंगी और उसके बाद हमारा FD रिजल्ट होगा। अब ये चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास DEH की वैल्यू है इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल से आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और सिर्फ 8 डिजिट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, 16 बिट है तो उसका हाफ हम यूज़ करेंगे। और इसको कैसे हम करते हैं मैं आपको एक शॉर्ट वे बताती हूँ। तो अब अगर कैलकुलेटर ओपन कर लें तो यहाँ पे देखें आपके पास कैलकुलेटर में डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। प्रोग्रामर यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको कन्वर्ट करना हो डेसिमल को बाइनरी में या हेक्साडेसिमल में, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप सिस्टम का कैलकुलेटर तो आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट हेक्सा, डेसिमल, ऑक्टा और बाइनरी मिलेंगे। हमारा क्या है, हेक्सा में है, हम हेक्सा को सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास वैल्यू है DE। ठीक है, DE, हमने DE को कन्वर्ट करना है। अब DE को कन्वर्ट करना है तो ये देखिए इसकी बाइनरी आ गई है। इसकी बाइनरी देखिए अब क्या आई है, 1101, तो ये देखिए 1101, फिर 111, 111 और 0। तो ये हमारे पास इसकी बाइनरी आ गई हेक्सा की। हमने कैलकुलेटर पे आराम से सॉल्व कर ली, तो ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। तो ऐसे आपको बाइनरी मिल गई। अब आपने सारी बाइनरी को इस तरह लिख लिया। अब देखिए इसका तो हमने अब A को लिखना है। अब A को कैसे लिखेंगे, पहला हमारे पास देखें यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लाइक राइट साइड से। ये मेरी राइट साइड बन रही है। तो देखें 0 पे A0, फिर A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और कंटिन्यू चलता रहेगा A8, A9 लाइक दैट। हमने सिर्फ 8 बिट यूज़ करनी थी तो फिर A0 से A7 तक हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह का आपने एक टेबल सबसे पहले डिज़ाइन करना है अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आप देखें कि 0 पे देखें एक ये स्टेट हमारी 0 है और एक हमारी A5 स्टेट 0। हमारी 2 स्टेट्स ऐसी हैं जो 0 हैं। हमने पीछे पढ़ा कि जब हमारे पास स्टेट 0 हो जाएंगी तो हमें उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने बिग एंड गेट बनाया। ये देखें ये एंड गेट है, आपको पता है ये एंड गेट है। फिजिक्स के स्टूडेंट्स, फिजिक्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी तो आपको पता है कि एंड गेट है। हमारे पास एड्रेस लाइन एक तरफ होती है, कंट्रोल लाइन्स एक तरफ होती हैं। वही डायग्राम जो हमने पीछे देखी थी उसी को हम इंप्लीमेंट करने वाले। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस लाइन हमारे पास A0 से लेके मतलब A0 से लेके A7 तक है। A0 से लेके A7 तक हमने इस तरह से लिख ली, मतलब हमारे पास 8 यहाँ पे लाइनें बन गई। वो हमारी 8 एड्रेस लाइन्स होगी। अब देखिए A0 को हमने इन्वर्ट कर दिया, ये वाला साइन होता है इन्वर्ट का, इसको इन्वर्ट कर दिया और A5 को इन्वर्ट कर दिया। बाकी सारी लाइन सीधी सीधी होंगी क्योंकि बाकी सारी तो 1 1 थी, इसलिए जो 1 1 थी उसको हम इन्वर्ट नहीं करेंगे। जबकि जो हमारे पास A0 है और A5 है इसको इन्वर्ट कर दिया हमने और ये हमारे पास हमारा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, ये हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बन गया। अब हम आगे देखते हैं इसमें हमने क्या करना है।
अब देखें इट शुड बी इन्वर्टेड बिफोर बीइंग अप्लाई टू द इनपुट ऑफ z, इसको इन्वर्ट करना है, हमने कर दिया। बिल्कुल, अगर आप ऐसी कोई भी वैल्यू आपको दी होगी या कहीं पर भी जब जीरो आपको नजर आएगा ना, तो आपको समझ आना है कि आपने उसको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट मतलब आपने ये वाला साइन डालना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कंट्रोल लाइन्स को देखनी है। कंट्रोल लाइन्स भी हमने ड्रॉ की, यहाँ पे वो लो है, कंट्रोल लाइन को भी इन्वर्ट कर दिया क्योंकि वो लो है। जब लो होगा तो हमने इन्वर्ट करना है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर वो लो होगी तो हमें उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, आप ये डिस्क्रिप्शन भी एक दफ़ा रीड आउट कर लें और इसको आप अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, आप लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर आपने एक टेबल यहाँ पर बना दिया। उसके बाद आपने डायग्राम में शो करवाया कि ये हमारे पास एड्रेस लाइन है। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि A0 और A5 में 0 था, इस वजह से हम उसको इन्वर्ट कर रहे हैं और बाकी सारी एड्रेस लाइन ऐसे ही हमने पुट कर दी। तो ये आप थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास इंप्लीमेंटेशन होगी, कुछ इस तरह से हमारे पास ये एक डायग्राम बन गई। फॉर्मेट यही रहेगा जो भी डायग्राम होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है डिस्प्ले आउटपुट डाटा यूजिंग एलईडी ब्रांच। एलईडी ब्रांच क्या होती है, एक कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और लाइट इमिटिंग डायोड उसके अंदर होते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड को एलईडी हम कहते हैं, ठीक है। L फॉर लाइट, E फॉर इमिटिंग, D फॉर डायोड, ये आपने याद रखना है। इसके अंदर 16 एलईडी ब्रांचेस को इस्तेमाल किया जाता है आउटपुट दिखाने के लिए। नीचे आपको फिगर में उन्होंने दिखाया हुआ है, यहाँ देखिए D0 से लेके D0 से लेके D15 तक आपके पास 16 तरह की वो आ गई हैं लाइन्स जो है डाटा बस से, इनके ज़रिए से उसको शो करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पे आउट R20010। अब ये क्या है, 16 बिट पैरेलल आउटपुट पोर्ट है फैल्कन ए का। वही हमारे पास वही कुछ इस तरह की एग्जांपल दी हुई है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। इस वाले क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे इसका कंप्लीट क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। यहाँ तक इसका क्वेश्चन बनता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें क्वेश्चन क्या है। CPU पे जब ये एग्जीक्यूट होगी तो R2 को आपने एज्यूम करना है कि 1234H होगा। मतलब इसको सबसे पहले आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर, हेक्साडेसिमल में है, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हेक्सा में है। अब इसको सबसे पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बाइनरी में बिल्कुल उसी तरह से हम लोग कैलकुलेटर खोलेंगे और कैलकुलेटर से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैलकुलेटर से कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास अब 16 बिट को हम यूज़ करें। तो हमने ऊपर देखा कि एलईडी लाइट की हमने बता दिया कि 16 बिट आपने यूज़ करनी है, 8 नहीं यूज़ करनी, ठीक है। 16 बिट हमने यूज़ की और यहाँ पे हमने उसकी बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। उस तरह से हमने D0, D1, D2, 3 सारा D15 तक कर दिया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप B लिख सकते हैं, आप C लिख सकते हैं, आप कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट का इशू नहीं है। उसके बाद 8 जो बिट्स होंगी वो हमारे पास उसको हम LSB लिखेंगे और जो हमारे पास बाकी की 8 होंगी वो हमारे पास MSB होंगी। ये भी बात आपने याद रखनी है कि हमने आधी जो है वो क्या करनी है, लोअर सिग्निफिकेंस बिट्स हैं और हमारे पास ये जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट्स हैं। तो ये आपने याद रखनी है। नीचे आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में, सिर्फ आपने यही शो करवाना था और आपने ये बताना है कि कौन सी LED लाइट्स टर्न ऑन होंगी, लाइट अप होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने बाइनरी में जब कन्वर्ट किया तो कुछ 0 है हमारे पास और कुछ 1 है हमारे पास। यहाँ पे 0 को मैंने हाईलाइट किया है, देखें D0 भी 0 है, D1 भी 0 है, D3 0 है, D6 है, D7 है, D8 है, D10 है, D11, D13, D14 और D15 तो 0 है। तो 0 पे तो लाइट नहीं होगी ना, वो तो ग्लो नहीं करेगी LED। इसका मतलब है कि जिसमें 0 नहीं है सिर्फ वही LED लाइट ग्लो करेंगी। तो यहाँ पे देखें एंड पे उन्होंने आपको कंक्लूज करके दे दिया है कि L12, देखें L12 पे 1 था, D12 था, हमने L LED के लिए लिखा है, ठीक है। L12 वर्क करेगा, L9 वर्क करेगा, L5 वर्क करेगा, L4 और L2 ये वाली हमारी टर्न ऑन होंगी। आपने अपने नीचे लिखना है, जो 0 होंगी वो टर्न ऑन नहीं होंगी, जो 1 होंगी वो टर्न ऑन होंगी। इसके बाद आपने ये भी बताना है कि D15 से D8 तक जो हमारे पास हैं वो हायर सिग्निफिकेंस बिट है, यानी कि MSB जिसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, और D7 से D0 तक हमारे पास जो है वो डाटा बाइट लोअर सिग्निफिकेंस डाटा को जो है वो ट्रांसफ़र करेंगी। तो ये दो चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है और तीसरा आपने एंड पे बता देना है कि कौन सी LED लाइट्स लाइट अप होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन एग्जांपल बहुत ही इजी सी है, पेपर में अक्सर आपको सब्जेक्टिव पार्ट में आती है। तो आपने ध्यान से सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, D दे सकते हैं, A दे सकते हैं, B दे सकते हैं। उसके बाद आपने लोअर को अलग करना है और हायर को अलग कर लेना है। हायर को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहते हैं, तो हमको MSB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो रिप्रेजेंट कर दिया और उसके बाद आपने इनको थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है और एंड पे बताना है कि कौन सी लाइट्स लाइट अप होंगी। होप्स हो कि आपको ये वाली एग्जांपल्स क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम ये क्या है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर जो हमारे पास डाटा है मशीन के अंदर जो है वो डिफरेंट बाइट ऑर्डर से ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि लिटिल इंडियन बिट और बिग इंडियन बिट, हम बिग इंडियन बिट में कर रहे होते हैं तो लिटिल बिट में हो जाता है, या फिर लिटिल बिट में कर रहे होते हैं तो बिग इंडियन बिट में हो जाता है। तो इसको हम दूसरी प्रॉब्लम कहते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इतनी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आई तो कभी नहीं है। फिर भी आप इसको एक दफ़ा रीडिंग दे दीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, वरना ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और
यहाँ पर हमें एक कोड दिया हुआ है, ये हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का कोड है। अगर आपको असेंबली लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ये कोड देखने से समझ आ रहा होगा कि DX में क्या मूव हो रहा है, फिर AL में क्या मूव हो रहा है, फिर आउटपुट क्या आ रहा है। और यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी दी हुई है इन्होंने। ये कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, और ये सारी एग्जांपल जो है ना LED वाली ही एग्जांपल है, लेकिन इसमें अब इन्होंने असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा है जो आपको साइड पे इस बॉक्स में नज़र आ रहा होगा। फाइल नेम example3 और फिर उसने ऑल LEDs आर टर्न ऑफ इनिशियली, फिर मूव R1 to 0, फिर आउट R1 222 है, फिर फर्स्ट LED विल बी टर्न ऑन ईच टाइम स्टार्ट मूव R1 R। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे पेपर में आया तो कभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस बार आ जाए, क्योंकि हम हो सकता है कि VU ने पेपर अपडेट कर दिया हो, तो वो चीज़ें जो कभी नहीं आई होती वो भी पेपर में आ रही होती हैं। तो आपने एक दफ़ा असेंबली लैंग्वेज का कोड देख लेना है। अगर आपको असेंबली लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज का कोड हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है यहाँ पे, डिले इंटरवल को जो है वो कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, अक्सर पेपर में ये आ जाता है। इसको देख लेते हैं। ET इसका CPI मल्टीप्लाई बाई IC मल्टीप्लाई बाई T, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। आगे इन्होंने डिटेल दी होगी तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको डिटेल दी हुई है आपको। CPI क्या होता है? क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, C फॉर क्लॉक, P फॉर पर, I फॉर इंस्ट्रक्शन। क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन काउंट, T हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ अ क्लॉक है, F हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक है। ये आपको पता होना चाहिए और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस बाकी आप कर लेंगे। ET का देखें, यहाँ पर उन्होंने सॉल्व करके भी आपको बताया हुआ है। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ उन्होंने पुट की और सेकंड्स में आपको आंसर निकाल कर दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में आ जाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला है, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऊपर देखिए, आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा। आपने फॉर्मूला याद रखना है, CPI को मल्टीप्लाई करना है IC से, इंस्ट्रक्शन काउंट से, फिर हमारे पास टाइम वाला है, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सारी चीज़ों के जो स्टेंड्स है ना, आपने ये भी याद रखने हैं, वरना आप नहीं कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि CPI हमारे पास क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन है। आपको क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन गिवन तो होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि होता क्या है, तो आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट हमारा ये टॉपिक है इस लेक्चर का। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आपको इसमें से आ सकता है, तो इस न्यूमेरिकल को आपने अच्छी तरीके से कर लेना है, अगर आपने इसको फॉर्मूला याद किया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 24 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 25 कवर करेंगे।